गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आज अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपने क्या कहते हैं, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में नेक्स्ट चैप्टर, जो आपकी लास्ट यूनिट है, उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। ठीक है ना? तो उसमें जो पहला पॉइंट है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता। लेकिन हमारे उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे हैं क्या? ठीक है ना, पहले उनको जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताएंगे क्या क्या है आप लोगों के समाज के उभरते मुद्दे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि एक तो सभी को शिक्षा नहीं मिल रही है। ठीक है ना, जो हम लोगों को शैक्षिक अवसर दिए जा रहे हैं उसमें भी बहुत सारी असमानताएं आ रही हैं। बाल श्रम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पर्यावरण का ह्रास होता चला जा रहा है। ठीक है ना, जनसंचार के जो साधन है उनका बहुआयामी प्रभाव पड़ने लगा है। जनसंख्या हम लोगों की बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना, तो यही सारे पॉइंट हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षा का रोज का रोज क्या होता चला जा रहा है, व्यवसायीकरण होता चला जा रहा है। तो यही हमारे जो समाज के प्रमुख मुद्दे हैं, इन्हीं पर हम लोगों को बात करनी है। यह खंड खा का लास्ट यूनिट उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे का पहला पॉइंट है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता। ठीक है ना, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण और एवं शैक्षिक अवसरों की क्या समानता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। जैसे क्या हम लोगों का शिक्षा का सार्वभौमिकरण से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी हमारे स्तर हैं समाज के, चाहे वो माध्यमिक स्तर हो, चाहे वो उच्च वर्ग का स्तर हो, चाहे वो निम्न वर्ग का स्तर हो, सभी को शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, शैक्षिक अवसरों की समानता। जितने भी शैक्षिक अवसर आ रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक है ना, चाहे वो किसी प्रशिक्षण से रिलेटेड हो, वहां पर जो मैंने तीनों स्तरों की बात करी है, उन सभी को समान रूप से क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। ठीक है ना, तभी हम जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बात है उसको हम लोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा ऐसी एक सामाजिक प्रक्रिया एवं गतिशील प्रक्रिया जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को अभिसंचित, पुष्पित, पल्लवित करती है। यानी कि जो बालक के गुण होते हैं उनको क्या करती है, उनका धीरे 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 विकास करती है। जैसे बागवानी में एक माली छोटा सा पौधा लगाता है, उसको बार बार सींचते हुए उसको पालता है और वो बड़ा पेड़ हो जाता है। इसी प्रकार से बात करी गई है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद शिक्षा के सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से सुनिश्चित कराना। ठीक है ना, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना नवीन नहीं है, परंतु अपितु भारत के प्राचीन काल से ही विकसित हो चुकी थी। इसकी बात हम लोग हमेशा से करते आए हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं हम लोग,
ये दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर लिख लीजिएगा। जेपी नायक के अनुसार शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास से संबद्ध करने की आवश्यकता है। शिक्षा को भारत के जनसाधारण से उस वर्ग की ओर उन्मुख कराना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने हेतु मजबूर हैं, ताकि उनमें आत्मचेतना जागृत हो सके, उनकी उत्पादक क्षमताएं प्रस्फुटित होकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रभावी रूप से सहयोगी बनाने योग्य बनाया जा सके। यानी कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने आसपास के व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। जब हमारे आसपास के व्यक्ति शिक्षित होंगे तो उनसे समाज शिक्षित होगा, जब समाज शिक्षित होगा तो समुदाय शिक्षित होगा, जब समुदाय शिक्षित होगा तो वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ शिक्षा से संबंधित अपने रास्ताएं ढूंढ लेंगे और उसी शिक्षा के माध्यम से अपने देश की उत्पादक क्षमताओं को बढ़ा देंगे और एक सशक्त राष्ट्र को बनाने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। और शिक्षा के माध्यम से हम एक शक्तिशाली राष्ट्र की संकल्पना कर सकते हैं। इसके बाद एस चक्रवर्ती की परिभाषा है सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या का निस्संदेह निर्णयात्मक महत्व है। यानी कि जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए दी गई है, तो कम से कम उन बालकों के लिए वो शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से उनको मतलब ऑब्जेक्टिव्स उनके क्या है, जिस प्रकार से हम लोगों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं या प्रदान करते हैं, तो क्या क्या उनमें हम लोग और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। ये देखिए, शिक्षा मानव की एक विशेष उपलब्धि है, आप लोग जानते हैं। अतीत काल से ही मनुष्य ने जागरूक रहकर अपनी वाक शक्ति का व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, समुदाय तथा समुदाय के बीच, संतति और संतति के बीच अपने व्यवहारिक अनुभव भंडार का संचार करने के लिए उपयोग किया है। अतः शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक है ना, ये कोई ज्यादा कठिन बात तो है नहीं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपने समूह में बात करेगा, समूह से समाज, समाज से समुदाय। ठीक है ना, क्या होता है इसमें, एक शिक्षित वाक शक्ति का आदान प्रदान होता है। सबसे पहला पॉइंट है ज्ञान अर्जन। ठीक है ना, कि व्यक्ति का जो पाठ्य वस्तु ज्ञान है उसको ज्ञान दिलाना। ठीक है ना, समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनका सबका ज्ञान अर्जन करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उनका बौद्धिक विकास करना। जब बौद्धिक विकास होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनका मानसिक विकास हो जाएगा। शारीरिक विकास, पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से उसका हम लोग शारीरिक विकास कर सकते हैं। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, उनका विकसित करके बालक का नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास करना। ठीक है ना, जो हमारे पूर्वजों की संस्कृतियां हैं, जो हमारे समाज की संस्कृति है, उसको बच्चों को बताना। ठीक है ना, उसका अभ्यास कराना, ताकि जो पूर्वजों की संस्कृति है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण हो सके। सामाजिक कुशलता का विकास। ठीक है ना, हमको अपनी सोशल स्किल डेवलप करनी चाहिए, ताकि जो समाज में जो हमारे नियम, अधिकार, कर्तव्य हैं उनको हम लोग जान सकें। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है ना, सर्वांगीण विकास में उसका शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है ना, ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी आ जाएंगी। ठीक है ना, इसके बाद जीविकोपार्जन के लिए
ऑब्वियस सी बात है, शिक्षा ही जरूरी है। जब शिक्षित होंगे तो हमको उस प्रकार से रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता का विकास करना, जब हमारे पास ज्ञान आ जाएगा, जब हमारे पास शिक्षा हो जाएगी, जब हमारा मानसिक विकास हो जाएगी, तो हम, ठीक है ना, अपने जो तर्क वितर्क रखेंगे, अपने जो वाद विवाद करेंगे, वो विवेकपूर्ण ही ढंग से करेंगे, और एक हम विवेकपूर्ण निर्णय लेने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल, जो हमारे जो अंदर के विचार हैं उनका हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, संचारण कर सकते हैं। जो हमारे अंदर का स्किल है उसको हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। वातावरणीय सामाजिक समायोजन कौशल विकास, जब हमारे पास शिक्षा होगी तो हम समाज में एक अच्छा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को दूसरे के प्रति या दूसरे से हम हमारे लिए कोई भी सामाजिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। ये भी आप सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगली हेडिंग है सार्वभौमिकरण की क्या आवश्यकता महत्व है। आवश्यकता महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हंटर आयोग ने क्या कहा है, शिक्षा को जनसाधारण की शिक्षा मानना चाहिए, यानी कि जो हमारी शिक्षा है उसको जनसाधारण की संपत्ति या शिक्षा माना जाए, ठीक है ना। फिर इसके बाद शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रगति एवं उससे संबद्ध उपलब्धियों का आकलन, उसकी आवश्यकता महत्व एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही भली प्रकार से किया जा सकता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता एवं महत्व के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। क्या क्या बिंदु हैं? साक्षरता, शैक्षिक साक्षरता में क्षैतिज विस्तार हो, यानी कि जो हमारी क्षेत्रीय, जो हमारी जमीनी समाज है, ठीक है ना, शिक्षा का वहां तक विकास हो। ये नहीं केवल उच्च वर्ग वालों को मिल जाए, ठीक है ना, जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं वहां तक भी इसका विकास होना चाहिए, ठीक है ना। केवल कागजों में ही इसका विस्तार ना हो। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे जीविकोपार्जन में सहायक हो सके। स्वशिक्षा, यानी कि हम लोग सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित किए जा सकें। व्यक्तित्व का विकास, उसमें नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी चीजों का जब हम विकास करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बालक के व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। राजनीतिक विकास, जागरूकता, जो हमारे राज्य में, समाज में जो समस्याएं हैं उनका हम लोग क्या कहते हैं, उनको समस्याओं को हल करने का राजनीतिक तरीके से प्रयास करना चाहिए। एक अच्छे जनतंत्र का निर्माण करना चाहिए। सामाजिक समानता में अभिवृद्धि होनी चाहिए। अगर एक ऐसे वर्ग को सामाजिक उपलब्धि हो रही है जो उच्च वर्ग में आता है, तो निम्न वर्ग के भी लोगों को वैसी ही समानता, वैसी ही उपलब्धि मिलनी चाहिए, ठीक है ना। सांप्रदायिकता का समूल नाश हो, जो सांप्रदायिकता की भावना भरी हो वो हटाकर, ठीक है ना, सद्भावना, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भावना का विकास हो, ठीक है ना। आप लोगों की तरफ से कोई न्याय का विकास ना हो। समाज में जो समाज का जो सबसे जिसको न्याय का अधिकार दिया गया हो वही उसके न्याय की व्यवस्था कर सके, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों की बात की गई है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है ना। बेटा मैंने आप लोगों के लिए ये नया YouTube चैनल बनाया हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए। मैं देख रहा हूं कि आप लोग YouTube में बिल्कुल भी जो मैं वीडियो डालता हूं मुश्किल से 10 से 5 लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है ना,
कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना बेटा, यही माध्यम है कि मैं आप तक शिक्षा को इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से पहुंचा सकता हूं। ठीक है ना। तो और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग डाउट क्लास में पूछ सकते हो, या फिर उस वीडियो से संबंधित कुछ समस्या आ रही हो तो उसी में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है ना। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको डे बाय डे देता ही रहता हूँ, जो भी वीडियो एक्सप्लेन होता है। तो बेटा इसको जरूर से जरूर देखो। ठीक है ना, क्योंकि 10-5 लोगों के देखने से ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सभी को देखना चाहिए। थैंक यू क्लास।